अब हम लोग वर्ड के दूसरे भेद व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण, इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कहलंत, खालंत, गहलंत इत्यादि। यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब भी स्वर व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे आप पढ़ेंगे क, तो क में क और अ दोनों आता है। जो भी व्यंजन होता है, क हो गया, ख हो गया, ख में भी आप देखेंगे ख और अ दोनों पद जाते हैं। क, ख, इस तरह से क से ह तक भी होता है व्यंजन वर्ण होता है। क से ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे व्यंजन वर्ण का भेद जानेंगे। व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद होते हैं। स्वर वर्ण की तरह व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद है। पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा उष्म व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण के तीन भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन, इसके बारे में जानेंगे कि क से म तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है तथा इनकी कुल संख्या 25 है। इनके वर्ग हो जाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा क वर्ग, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा च वर्ग, फिर तीसरा हो जाएगा ट वर्ग, फिर चौथा हो जाएगा त वर्ग और पांचवा हो जाएगा प वर्ग। इस तरह से 5 वर्ग हुए और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, फिर इसमें च, छ, ज, झ, य और इसमें ट, ठ, ड,
ढ, अड़, इसमें त, थ, द, ध, न, और इसमें प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से ये एक वर्ग में 5 वर्ण हुए, तो कुल मिलाकर पांचों वर्ग में इनकी कुल संख्या हो जाएगी स्पर्श व्यंजन की, वो 25 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जानेंगे अंतःअष्ट व्यंजन। अंतःअष्ट व्यंजन, व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद है अंतःअष्ट व्यंजन। तो ये कौन होता है? तो य, र, ल तथा व को अंतःअष्ट व्यंजन कहते हैं। य, र, ल तथा व को अंतःअष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 है। इनकी संख्या 4 है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहां पे हो जाएगा तालुक स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तथा इनकी भी संख्या 4 है। इसके बाद जानेंगे हम लोग संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं जानेंगे। व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ किन वर्णों का संयोग है? तो ये क हलंत और मूर्धन्य स। त्र किन वर्णों का संयोग है? तो त हलंत और र का ज्ञ, ज हलंत और य का। उसी प्रकार स्र में तालव स हलंत और र। तो आप देख रहे हैं कि व्यंजन के साथ यहाँ व्यंजन का मेल होने से ये संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र बन रहा है। तो इन सब में क भी व्यंजन है और स भी व्यंजन है। उसी प्रकार त भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है। यहाँ ज और यहाँ दोनों व्यंजन है, फिर यहाँ स और र दोनों व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ जब व्यंजन का मेल हुआ तो ये संयुक्ताक्षर बना, जिसे ही संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के बाद हम लोग जानेंगे
अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा, अयोगवा। तो अनुस्वार, अनुस्वार जैसा कि अंग तथा विसर्ग जैसे कि अ को अयोगवा कहते हैं। तो अयोगवा जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद लोग कुछ मात्राओं के बारे में जानते हैं। मात्राएं जैसे 12 खड़ी होता है, क में कोई मात्रा नहीं रहता है, सिर्फ अ मिला रहता है क में, तो ये क हो जाता है। क हलंत में जब अ मिलता है तो क होता है। फिर क हलंत में जब आ मिलता है तो का होता है। फिर क हलंत में जब हर्षी मिलता है तो कह से की होता है। जब क हलंत में दीर्घ ई मिलेगा तो क दीर्घ की होगा। फिर क हलंत में जब हर्ष उ मिलेगा तो क हर्ष उ होगा। फिर क हलंत में जब दीर्घ उ मिलेगा तो क दीर्घ उ होगा। फिर क हलंत में जब री मिलेगा तो क्री होगा। फिर उसके बाद क हलंत में जब दीर्घ री मिलेगा तो दीर्घ री का मात्रा ऐसे होता है। क में 2 बार री का मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क हलंत में जब ए लगेगा तो के होगा। फिर क हलंत में ए मिलेगा तो कै होगा। फिर क हलंत में ओ मिलेगा तो ओ होगा। और फिर क हलंत में औ मिलेगा तो क हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी स्वर वर्णों का जो है मात्रा, कुछ ना कुछ मात्रा होता है जो व्यंजन में मिलने से उसका 12 खड़ी बनता है। जैसे क हलंत में अ मिला तो क में आ का मात्रा मिला तो आकार हुआ। क में जब हर्षी लगाए तो क में बाएं से मात्रा लगा, ठीक है। फिर क हलंत में जब दीर्घी लगा रहे हैं तो इसमें दाएं से मात्रा लग रहा है। तो इस प्रकार से ये मात्राएं याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य वर्णों के बारे में भी। जैसे हो जाएगा आपको घोष वर्ण। घोष वर्ण, तो घोष वर्ण में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्गों के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और य, र, ल, व, ह को घोष वर्ण कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्गों के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण को या य, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, जैसे क वर्ग हो गया तो क वर्ग का तृतीय वर्ण ग होगा। फिर चतुर्थ वर्ण घ होगा। फिर पंचम वर्ण अंग होगा। उसी प्रकार च वर्ग का बात करें तो च वर्ग का तृतीय यानी तीसरा वर्ण च ज होगा। फिर चतुर्थ वर्ण झ होगा और फिर पंचम वर्ण य होगा। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का च वर्ग का होगा। फिर ट वर्ग का होगा। ट वर्ग का ड, ढ, अण। फिर त वर्ग का हो जाएगा त, सॉरी
द, ध और न। फिर प वर्ग का हो जाएगा ब, भ और म। तो ये प्रत्येक वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हुआ। इसके साथ साथ य, र, ल, व और ह को हम कुल मिलाकर घोष वर्ण कहेंगे। इसमें आप देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इनकी कुल संख्या, अतः घोष वर्णों की कुल संख्या 20 है। कितने हैं? 20 है। इसके बाद घोष वर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा तालुक स, मूर्धन्य स और दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे आप देखिए प्रत्येक वर्गों का प्रथम वर्ण, जैसे क वर्ग हो गया तो क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? क और द्वितीय वर्ण ख। उसी प्रकार च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? च और द्वितीय वर्ण छ। ठीक है। उसके बाद ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट और द्वितीय वर्ण ठ। फिर त वर्ग का प्रथम वर्ण त और द्वितीय वर्ण थ। फिर त वर्ग के बाद प वर्ग का प्रथम वर्ण प और द्वितीय वर्ण फ। तो ये कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पे 11, 12 और 13। तो अतः अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 है। कैसे? तो प्रत्येक वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे पांचों वर्ग जो है कवर, चवर, टवर, कवर और तो प्रत्येक वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण और उसके साथ साथ तालुक स, मूर्धन्य स और दंत स को अघोष वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अघोष वर्णों की संख्या जो है कितना हो गई? 13 हो गई। इसके अलावा कुछ और भी वर्ण हैं, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण। तो पहले हम अल्पप्राण के बारे में जानेंगे। अल्पप्राण क्या होता है? तो इसमें होता है कि प्रत्येक वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण और य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कहते हैं। देखिए प्रत्येक वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों को उसके साथ साथ य, र, ल और व को अल्पप्राण कहा जाता है। जैसे देखेंगे हम प्रत्येक वर्गों के, जैसे आपको बता दें क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया।
ये वर्ग किसमें होता है? स्पर्श व्यंजन में, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, ये पहले आपको बता चुके हैं। इसमें अब आपको पढ़ना है अल्पप्राण। इसमें कि लिखाया गया है कि प्रत्येक वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग, जैसे ये 5 वर्ग हो गए, इन सबका प्रथम वर्ग, तो जैसे क वर्ग का क हो जाएगा, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। 5 वर्गों का प्रथम वर्ग, फिर तृतीय वर्ग, फिर इसके बाद क्या होगा? तृतीय वर्ग। तो क का तृतीय वर्ग, क वर्ग का ग होगा, छ छ ज हो जाएगा, फिर ट ठ ड हो जाएगा, फिर त थ द हो जाएगा, इसमें प फ ब हो जाएगा। तो प्रथम, तृतीय वर्ग हो गया। फिर इसके बाद पंचम वर्ग। पंचम वर्ग क्या होता है? इसका क वर्ग का अ होता है, च वर्ग का य होता है, ट वर्ग का ड़ होता है, त वर्ग का न और प वर्ग का म होता है। तो आप समझे यहाँ पे कि प्रत्येक वर्गों के प्रथम, फिर तृतीय तथा पंचम वर्ण। तो प्रथम वर्ण ये हो गया, फिर तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, और उसके साथ य, र, ल और व। तो कुल मिलाकर 3, 6, 9, 12, 15 और 15, 4, 19। तो लिख देंगे अतः अल्प प्राण की कुल संख्या कितना हुआ? 19 है। अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी हुई? 19। अब अल्पप्राण के बाद हम लोग जानेंगे महाप्राण। अल्पप्राण के बाद आता है महाप्राण। इसके बारे में भी जाने कि प्रत्येक वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालुक स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कहते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे प्रत्येक वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग। तो जैसे कि आपको बता रहे हैं कि वर्ग कितने हैं? 5। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग और प वर्ग। तो इन 5 वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, तो दूसरे नंबर पे आता है क के बाद ख, दूसरे नंबर पे ख आता है और चतुर्थ नंबर पे घ। तो क वर्ग का ख और घ महाप्राण होते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें ह का उच्चारण आता है, ख, इसमें जोड़ पड़ता है। महाप्राण के उच्चारण में क्या होता है? ज्यादा जोड़ पड़ता है उच्चारण में। वैसे ही च वर्ग का छ हो जाएगा, फिर झ हो जाएगा। उसी प्रकार ट वर्ग का ठ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ढ हो जाएगा, फिर त वर्ग का थ हो जाएगा और फिर ध हो जाएगा, फिर प वर्ग का फ हो जाएगा और भ हो जाएगा। तो इन सबके उच्चारण में हकार आ रहा है, हकार। जैसे कि ख में ह आ रहा है, घ, छ, झ, सब में ह आ रहा है ना। इसके उच्चारण में ह आ रहा है, यानी इसमें जोड़ पड़ रहा है इसके उच्चारण में। तो प्रत्येक वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण, फिर तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को महाप्राण कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर कितना हुआ? तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 14। तो अतः महाप्राण की कुल संख्या 14 है। इसको याद कर लीजिए।